गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने पूरा चैप्टर आपको समझाया था। कौन सा पेज था? पेज 19 तक आपको पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से रीडिंग करके समझा दिया था। आप लोगों ने रीडिंग किया कि नहीं किया? अगर रीडिंग किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रीडिंग नहीं किया है तो आज जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सभी एक बार इसको रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज 21 मैं पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान देकर इस चीज़ को सुनेंगे और साथ में पढ़ते भी जाएंगे चैप्टर में कहाँ मैं पढ़ रही हूँ, जिससे कि आपको इजी हो समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। Refreshed, he looked around. An old man sat on a wall by the Persian wheel. He looked at the old man, wanting to say something, but hesitated. अब वो लड़का जिसने पर्शियन व्हील के पास जाके अपने हाथ मुंह धोए थे और जी भर के पानी पिया था और उस पानी का बहुत आनंद उठाया था, और अब वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया था, क्योंकि पहले वो धूल में चलते चलते, धूप में चलते चलते बुरी तरीके से थक गया था, लेकिन इस पर्शियन व्हील के पानी में अपने हाथ मुंह पैर सब कुछ धोने के बाद, मन भर के पानी पीने के बाद अब वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया था। अब रिफ़्रेश होने के बाद वो चारों तरफ आसपास वो देखता है, और देखता क्या है कि एन ओल्ड मैन सैट ऑन अ वॉल बाय द पर्शियन व्हील। उसी पर्शियन व्हील के पास एक दीवार थी, और उस दीवार के ऊपर ये बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। ही लुक्ड एट द ओल्ड मैन। तब इस लड़के ने उस ओल्ड मैन की तरफ देखा, wanting to say something but hesitated। लेकिन जैसे ही उसने उस ओल्ड मैन की तरफ देखा तो वो क्या मतलब उसको वापस से याद आया कि मैंने पिछली बार उस ग्रास कटर से पूछा था तो उसने बड़ा अजीब सा फेस बनाया था। फिर उसके बाद सेकंड टाइम उसने उस खेत में जुताई कर रहे किसान से पूछा था तो उसने भी बड़ा अजीब सा फेस बनाया था। तो इसीलिए थोड़ी सी उसको झिझक महसूस होने लगी कि अगर मैं अभी इस आदमी से पूछूंगा तो शायद ये भी कुछ अजीब सा फेस ना बनाए। यही सोच के उसको थोड़ा सा झिझक होने लगा। लेकिन एट लास्ट फाइनली ही आस्क्ड, उसको फिर लास्ट में वो उसका मन नहीं माना और उसने एट लास्ट उस आदमी से पूछ ही लिया। डिड द क्लाउड्स कम हेयर? उसने उससे पूछा क्या क्लाउड्स यहाँ पे आए थे? द ओल्ड मैन लुक्ड क्लोजली एट हिम एंड सेड, सन, when the clouds come, the earth and the sky know of their coming। तो उस आदमी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बच्चे के सवाल का जवाब दिया, और उसने क्या जवाब दिया कि जैसे ही जब इस लड़के ने पूछा क्या क्लाउड्स यहाँ पे आए थे, तो तब उस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने बच्चे को बड़े ध्यान से देखा, अच्छी तरीके से। उसके बाद जाके उसने जवाब दिया, बेटा जब क्लाउड्स आएंगे ना तब इस धरती को और इस आसमान को दोनों को ही पता चल जाएगा कि क्लाउड्स आए हैं। ऐसा सवाल सुन के लड़का इस बार थोड़ा सा अजीबोगरीब रिएक्शन देने लगा। बोला, बट द क्लाउड्स वेर हेयर लास्ट नाइट एंड नो वन गॉट टू नो। तो उस लड़के ने कहा इस बूढ़े व्यक्ति के इस आंसर को सुनने के बाद कि लेकिन क्लाउड्स तो पिछली रात आए थे, लेकिन अब वो कहाँ चले गए कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई भी नहीं जानता है कि वो कहाँ गए। द ओल्ड मैन सेड, तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इट्स नॉट इनफ फॉर द क्लाउड्स टू कम। आई वंस लिव्ड इन अ प्लेस वेयर इट हैडंट रेन फॉर 10 years। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ज़रूरी नहीं है कि क्लाउड्स यहाँ पे आए, ऐसा भी हो सकता है कि क्लाउड्स यहाँ पे आए लेकिन वो ऐसे ही चले गए। मतलब ये इनफ नहीं है कि क्लाउड्स यहाँ पे आए, ठीक है। आई वंस लिव्ड इन अ प्लेस वेयर इट हैडंट रेन फॉर 10 years। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हें पता है मैं एक ऐसी जगह में पहले रहता था जहाँ पे 10 साल तक बारिश नहीं हुई। 10 years। ही वॉज ओपन माउथड। तब वो लड़का जैसे ही सुनता है कि 10 साल एक जगह में बारिश नहीं हुई, उसका मुंह जो था अचरज से खुला का खुला ही रह गया। ही सैट देयर लिसनिंग टू हिज टेल्स। और फिर वो वहाँ पे उसकी कहानियाँ सुनने के लिए बैठ गया वो लड़का।
सडनली ही रियलाइज्ड हाउ लेट इट वॉज, और तभी उसे अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि वो कितना लेट हो गया है. He walked for miles in the sun and dust. He went back by the same dirt track he had taken to come there. तो जब कहानी सुनते सुनते काफ़ी देर हो गया और उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो बहुत देर से बाहर हूँ, तो इसीलिए उसे फिर याद आया कि अरे मैं तो बहुत धूल भरे गंदे रास्तों से मैं चलते चलते यहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी उसी रास्ते से मुझे वापस से जाना है और काफ़ी देर हो गई है, शायद माँ डांटेगी, तो इसलिए वो फिर जाने के लिए रेडी होता है और फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो आया था, वैसे ही जिगजैग और बहुत ही छोटे सकरे से रास्ते से, धूल भरे रास्ते से वो वापस से अपने घर की तरफ जाने लगा. The sun was still fiercely hot, but when he reached the mud hut, he felt a nip in the air and the earth was damp underfoot. तो इस तरीके से जब वो घर जाने के लिए वापस मुड़ा तो चलते चलते एक गीले से मड हट, मतलब एक छोटा सा झोपड़ी जो कि मिट्टी से बना हुआ था, ऐसे हट के पास जैसे ही वो पहुंचा, चलते चलते उस धूल भरे रास्ते से होते हुए, धूप की तेज़ गर्मी से के साथ साथ जब वो चलते चलते उस हट तक पहुंचा, तो वो क्या फेल्ट करता है, उसे लगता है जैसे थोड़ा सा ठंडक ठंडक फील हो रही है. जैसे हमको पता है नॉर्मली एटमॉस्फेयर गर्म है, ठीक है. अब सडनली अगर कभी बारिश हो जाए तो एक नमी सी बारिश की रह जाती है एटमॉस्फेयर में, और उस नमी के वजह से क्या होता है, जो हवा होती है उसमें एक अजीब सी ठंडक हमको मतलब ऐसा फील होता है कि हवा में एक ठंडकपन है. वो कब होता है, जब बारिश होती है तभी ऐसा होता है. तो ऐसा ही हवा की ठंडक को उस लड़के ने फील किया, और साथ ही साथ वो तो चलते हुए पैदल आया था और शायद उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थे, शायद खाली पैर में वो चल रहा था, जैसे कि नॉर्मली गांव में होता ही है, बच्चे लोग खाली पैर में ही इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से शायद ये भी खाली पैर में ही निकल गया होगा, तो इसीलिए इसे भी पैरों में, जैसे जब मान लो बारिश होती है तो क्या होता है, रास्ते गीले हो जाते हैं, तो उसी तरह वो रास्ता तो रोड का नहीं था, वो तो मिट्टी का रास्ता था, तो उसको गीला जब हो जाता है तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो उसी वजह से उसे बारिश शायद हो गई थी और उसे ऐसा फील हुआ, हवा में एक ठंडकपन का फील हुआ, और दूसरा उसके पैरों के नीचे की जो ज़मीन थी वो उसे डैम्प फील हुई, यानी गीली गीली फील हुई. As he neared his village, he saw the roads were wet. जैसे जैसे वो अपने घर के तरफ, अपने गांव के तरफ उस रास्ते में आगे बढ़ा, तो उसे ऐसा फील हुआ कि जो रास्ते हैं वो भी गीले हैं. Trees that had been standing draped in layers of dust when he had left in the morning now looked freshly bathed. सुबह के समय जब वो वहाँ से निकला था, तब उसने देखा था कि जो पेड़ थे वो धूल से पूरे कवर्ड थे. ड्रैप यानी कवर्ड, किससे कवर्ड, ड्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ डस्ट, यानी धूल से पूरे कवर्ड थे. अभी जैसे गांव में क्या होता है, इधर उधर हवा चलती है, तो हवा चलने से क्या होता है, ये जो वहाँ पे तो रोड नहीं है, अगर रोड होते तो शायद धूल कम होती, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे सकरे सकरे रास्ते हैं मिट्टी के, तो इसी वजह से जब धूल चलती है तो इसी मिट्टी के रास्ते जो होते हैं, इसमें से धूल जो है वो उड़ने लगती है और उड़ के आसपास की चीज़ों के ऊपर जम जाती है. अगर पेड़ पौधे हैं तो उसके ऊपर जम जाएगी, अगर कुछ चीज़ें हैं या कुछ घर है तो उसके ऊपर भी ये धूल जम जाती है. तो इसी तरीके से जो धूल थी वो पेड़ों के ऊपर एक लेयर बना दी थी जब वो सुबह निकला था, लेकिन अभी वो ये सारे पेड़ पौधे ऐसा लग रहा है जैसे अभी फ्रेशली नया नया नहा धो के खड़े हैं. ही फेल्ट अ वेव ऑफ हैप्पीनेस, और तब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ही हरीड होम. ही वॉन्टेड टू सी हाउ फ्रेश एंड क्लीन द जामुन ट्री इन हिज कोर्टयार्ड लुक्ड. और फिर जैसे ही उसे फील हुआ कि बारिश हुई थी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उसकी खुशी की एक लहर उसके मन में दौड़ गई, और वो जल्दी जल्दी घर के तरफ आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि जब यहाँ बारिश हुई है
तो यहाँ पे सारे पेड़ पौधे ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेशली नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो इसका मतलब मेरे जो घर के पीछे के तरफ जो जामुन का ट्री है शायद वो भी बिल्कुल फ्रेश और क्लीन हो गया होगा। तो इसीलिए उसे देखने के लिए वो बहुत स्पीडीली आगे बढ़ा अपने घर के तरफ। When he got home, he saw that the rain had changed everything. जैसे ही वो घर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि जो बारिश है उसने हर चीज़ चेंज कर दी है, हर चीज़ का एक अलग नज़र से दिख रहा है। The jamun tree stood clean and scrubbed, freshly showered, and Amma ji was saying that was a good shower. Thank God. Raindrops were still rolling off the leaves of the jamun. He stood beneath the tree. और जैसे ही वो घर पहुंचता है देखता है कि जामुन का जो ट्री है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, ऐसा लग रहा है जैसे घिस घिस के किसी ने उसको साफ़ करके खड़ा कर दिया है। एकदम फ्रेश और एकदम सुंदर सा दिख रहा है, एकदम नया सा दिख रहा है। और उसने फिर अम्मा जी को भी कहते हुए सुना कि ये बहुत अच्छी बारिश थी, थोड़े ही समय में बहुत अच्छा बारिश दे दिया, ऐसा बोल के वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। और रेन के जो ड्रॉप्स हैं अभी भी जामुन के पेड़ के पत्तों से होते हुए रोल करते हुए नीचे गिर रहे थे, जहाँ पे ये लड़का जाके ठीक उसके पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। एंड लेट देम फॉल ऑन हिज हेड एंड फेस। और बारिश की बूंदें जहाँ गिर रही थी उसी पेड़ के नीचे जाके वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो फील करने के लिए कि पानी जो है उसके सर पे और उसके फेस के ऊपर गिरे, इसलिए वो पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। ही रेज्ड हिज आइज टू द स्काई एंड सॉ इट क्लियर। और वो फिर वापस से आसमान की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि जो आसमान है अभी भी क्लियर है, वहाँ पे कोई भी बादल नहीं है। विदाउट इवन अ विस्प ऑफ क्लाउड, एक छोटा सा पैच भी नहीं है क्लाउड का आसमान में। ही हैड वॉक्ड सो फार इन द डस्ट and sun in search of cloud, and in his absence they had come, shed their rain and gone away. और जैसे ही वो देखता है कि आसमान क्लियर है तो फिर वो सोचता है कि देखो उसके एब्सेंस में तो he walked so far in the dust and sun in search of the cloud. वो इतने दूर क्लाउड्स के लिए धूल में होते हुए कहाँ कहाँ उसको खोजते हुए आगे निकल गया। और ये क्लाउड्स जो कि जब वो यहाँ पे नहीं था तब ढूंढते ढूंढते वो निकल गया था बाहर, तब उसके एब्सेंस में ये क्लाउड्स यहाँ पर आए, उन्होंने अच्छा खासा बारिश किया और फिर वापस चले गए। तो इसीलिए ये लड़का सोचने लगा कि देखो मैं जिसको ढूंढते ढूंढते इतने दूर तक घूम के आया और वो मेरे एब्सेंस में आए और अपना काम करके चले गए। तो इसीलिए वो उसको क्लाउड्स को एट लास्ट तक वो देख नहीं पाया, लेकिन उसकी हवा को, हवा की नमी को और बारिश की बूंदों को उसने उसके जाने के बाद एट लास्ट फील कर ही लिया। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। और आप लोग को एक बार रीडिंग कर लेना चैप्टर ख़त्म होने के बाद। तो चलो अभी हम इसके एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। अच्छा, चैप्टर में कुछ सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बोलते बोलते मीनिंग समझाया भी, इसके अलावा भी मैंने ये जो वीडियो बना रही हूँ इसी में लास्ट में आपको मैं एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट ये वर्ड मीनिंग्स दे दूँगी। मैंने बुक में जो अंडरलाइन किया है और साथ में उसका वर्ड मीनिंग लिख लिया है, तो आप लोग उस वर्ड नोट को खोलेंगे और खोलने के बाद देख देख कर अपने बुक में भी इसे मार्क कर लेंगे। इसके अलावा जो वर्ड नेस्ट दिए हुए हैं हर पेज के ख़त्म होने के बाद, उस वर्ड नेस्ट को भी आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और बाय हार्ट करेंगे। ठीक है? इज़ इट क्लियर टू यू? चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 18 एक्टिविटी 1। पेज नंबर 18 एक्टिविटी 1, इसमें मैं बता रही हूँ, आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैंने एक वर्ड पैड खोला है। पेज 16 से आपका कहानी शुरू हो रहा है।
तो पेज 16 से मैंने वर्ड को अंडरलाइन किया है, साथ में उसका मीनिंग लिख दिया है। तो आप लोग इसे जो अंडरलाइन किया है इसे वैसा का वैसा ही आप अपनी कॉपी में बुक में मार्क कर सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलो अभी हम एक्टिविटी 1 देखते हैं पेज नंबर 18 में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, देख लीजिए साइड में 4 6 2 1 5 3 नंबरिंग किया हुआ है। तो आप देख के इसे उतार लेंगे। इसमें जम्बल्ड अप सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू स्टोरीज़, आपको अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपने कौन सा पहले सुना, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस टाइप से एक्टिविटी कौन सी स्टार्टिंग में हुई, मिडिल में हुई, लास्ट में हुई, इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है। तो मैंने कर दिया है, आप लोग इसे उतार लेंगे अपनी बुक में। अच्छा, अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। इसमें आपको आधा सेंटेंस दिया है, बाकी आधा का सेंटेंस जो है वो आपको बुक में से ढूंढ के निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हैं, देखो स्क्रीन में मैंने बता रही हूँ आपको। यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज एक्टिविटी 2 का ABCD टोटल 4 सेंटेंसेस हैं ये, तो इसका आंसर भी मैंने बुक में मार्क कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। देखिए पेज नंबर 16 में 2A कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑफ फ्रेशली कट ग्रास बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। तो यहाँ पे ये पहला हो गया। उसके बाद 2B हो गया आपका यहाँ से, दैट द ग्रास कटर वॉज स्टिल मिस्टिफाइड, ये हो गया आपका 2B। उसके बाद 2C हो गया मेक सेंस ऑफ द क्वेश्चन, और 2D हो गया लाइक अ मैन हु हैड लॉस्ट अ चाइल्ड। तो ये आप अपना देख देख के इस एक्टिविटी 2 में सेंटेंस ख़त्म होने के बाद आपको लाइन मार्क की हुई है, उसमें आप लोग लिख लेंगे। अब है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 4 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको एट लास्ट दे दूँगी। अच्छा, लिखा हुआ मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दे चुकी हूँ, इसी में आगे लास्ट में आप देख सकते हैं। चलो अब एक्टिविटी 4 देखते हैं। इट्स अ ट्रू फॉल्स एंड सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको देना है। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट अभी देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप राइट डाउन द ट्रू फॉल्स। सो इन द मॉर्निंग द बॉय आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज फादर। तो यहाँ पे गलत होगा, ही आस्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज, किसको पूछा था, अपनी अम्मा जी को पूछा था। तो यहाँ पे फादर नहीं होगा, यहाँ पे होगा मदर, और सेंटेंस होगा फॉल्स। नेक्स्ट, द बॉयज मदर आस्क्ड हिम टू गो टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है, द बॉयज़ मदर आस्क्ड हिम टू गो टू स्कूल। बॉय की मम्मी ने उसे स्कूल जाने के लिए कहा। तो हाँ, उसकी माँ ने उसे यही कहा था कि जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर स्कूल जाओ। तो इसलिए ये सेंटेंस सही है, आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन द बॉय गॉट अप इन द मॉर्निंग ही सॉ दैट द स्काई वाज क्लाउडलेस। जब सुबह लड़का मॉर्निंग में उठा तो उसने देखा कि जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई भी क्लाउड नहीं है। तो ये भी सेंटेंस सही है, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट है, द बॉय वॉज हैप्पी टू थिंक दैट ही हैड फॉलन asleep। सेंटेंस का मतलब है कि जो लड़का था वो सो गया था, जिसके वजह से वो क्लाउड क्रॉस करके चले गए और इसलिए वो बहुत ही खुश था। तो ये आंसर गलत, कुछ सेंटेंस गलत है। ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज वेरी सैड। तो यहाँ पे हैप्पी की जगह होगा सैड, और आपका ये सेंटेंस कहलाएगा फॉल्स। अब हो गया एक्टिविटी 5, और एक्टिविटी 5 जो है वो मैं आपको एट लास्ट लिख दूंगी, उसका आंसर मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप लोग देख के उतार लीजिएगा। एक्टिविटी 6 भी मैं आपको कर दूंगी, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं एक्टिविटी 8A। तो उससे पहले एक्टिविटी 8A से पहले आप पेज नंबर 22 में मैं पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद फिर एक्टिविटी 8A करेंगे। Read the following sentence. It looked as if it will be raining. In the above sentence, the verb colored word denotes an action which will be the progress at a time in the future. यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस क्या है, It looked as if it will be raining. अब will be raining, will शब्द का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई सेंटेंस
फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं विल या शैल का। अब विल बी रेनिंग या शैल बी रेनिंग, ये दोनों शब्द का यूज़ कब किया जाता है? जब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। जब कंटिन्यूस कोई काम चल रहा है तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस में है तो इसीलिए इसे कहा जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसीलिए फ्यूचर में कोई चीज़ जो घटना अभी घटी नहीं है, जो फ्यूचर में होगी, ऐसे शब्दों के लिए हम विल या शैल का यूज़ करते हैं और साथ में हम हेल्पिंग वर्ब बी लगाते हैं। और फ्यूचर में कंटिन्यूस टेंस में है इसीलिए जो मेन वर्ब रेन है उसके साथ आईएनजी जुड़ता है, तो इसीलिए वो कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे इट लुक्ड एज इफ इट विल बी रेनिंग, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और इस टेंस में विल बी रेनिंग जो शब्द है ये फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 8 में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अंडरलाइन द वर्ब दैट डिनोट्स एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर, यानी वो शब्द या वो वर्ब जो कि वो एक्शन दिखाता है जो अभी प्रोग्रेस में है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में शुरू होगा किसी एक समय पे। तो ऐसे सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है हमको। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? आई शैल बी रीडिंग अ बुक नेक्स्ट वीक। तो इसमें कौन सा वर्ब है जो शो कर रहा है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है? तो वो है वर्ड शैल बी रीडिंग। तो आप शैल बी रीडिंग को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे कौन सा शब्द होगा? वर्ब विल बी गोइंग। विल बी गोइंग को अंडरलाइन करेंगे। थर्ड सेंटेंस, दे विल बी विजिटिंग अवर हाउस नेक्स्ट मंथ। थर्ड सेंटेंस में भी कौन सा वर्ड होगा? विल बी विजिटिंग। विल बी फ्यूचर टेंस, विजिटिंग कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया विल बी विजिटिंग। अब नीचे यहाँ येलो बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा है जो, उसे आप अंडरलाइन करेंगे। अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब उस एक्शन को डिनोट करता है जो कि इन फ्यूचर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में इन प्रोग्रेस होगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसकी शुरुआत फ्यूचर टेंस में होगी, तो वो सेंटेंस कहलाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 8B। उसको शुरू करने से पहले हम लेट्स लर्न वाला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। मैं ध्यान देंगे सभी लोग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। रेन विल हैव ruined his sleep, he knew. In the above sentence, the verb colored words denotes an action that will be completed at a certain time in the future. यहाँ पे वापस से हम फ्यूचर टेंस की ही बात कर रहे हैं। आपका जो शब्द सेंटेंस है रेन विल हैव रूइंड, इसमें विल हैव रूइंड आप देख रहे हैं रेड कलर में मार्क किया गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? एक काम जो ख़त्म हो गया है फ्यूचर में, अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन शुरू होके ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं। इसमें हम किन शब्दों का यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो फ्यूचर टेंस है इसलिए विल या शैल हम पहले यूज़ करेंगे, और परफेक्ट टेंस में हम ज़्यादातर हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। क्लियर है आपको? यानी जब भी हम परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें तीन चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला विल या शैल यूज़ करना है। नेक्स्ट विल या शैल के बाद हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे,
और उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। क्लियर है आपको? तो इस सेंटेंस में विल हैव रूइंड जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ एक्सरसाइज में दी गई है, आपको ढूंढना है। अंडरलाइन द वर्ब दैट डिनोट एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। यहाँ पे पहला सेंटेंस है आई शैल हैव रिटन द स्टोरी बाय देन। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो आपको माने कौन सा वर्ड्स है जो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस शो करता है? वर्ड है शैल हैव रिटन। ठीक है, शैल हैव रिटन मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, उसे देखकर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी द डॉक्टर। इसमें शब्द है विल हैव लेफ्ट। नेक्स्ट, यू शैल हैव गॉन टू द फेयर। इसमें शब्द है शैल हैव गॉन। ओके, तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हमारा क्लियर हो गया। इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका ये जो अंडरलाइन येलो बॉक्स में नीचे के 2 लाइन इसे अंडरलाइन कर लेंगे और इसे बाय हार्ट करेंगे। A future perfect tense is a form of verb that denotes an action that will be completed by a certain time in the future। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं कि एक एक्शन जो फ्यूचर में शुरू नहीं हुआ है, जब वो शुरू होगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक्शन को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर है। अब एक्टिविटी 8C, इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया क्या? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस and future perfect tense and fill in the table given below। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके ऊपर एक टेबल बनाया गया है नेक्स्ट पेज में जो हम देखेंगे। इस टेबल में आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में से कौन सा शब्द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शो करता है और कौन सा शब्द फ्यूचर परफेक्ट टेंस शो करता है, वो हमें इस टेबल में भरना है। तो पहला सेंटेंस है आई शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड। ING लगा हुआ है मतलब सीधा कंटिन्यूअस टेंस, तो शैल बी प्लेइंग हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम टेबल में पहले लाइन में लिखेंगे आई शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, शी विल हैव रिसाइटेड द पोएम। विल हैव रिसाइटेड परफेक्ट टेंस हो गया, तो हम इस परफेक्ट टेंस वाले टेबल में इसे लिखेंगे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है यू विल हैव इंजॉयड द पिकनिक। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये आएगा क्योंकि विल बी कमिंग लिखा विल हैव इंजॉयड जो है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा क्योंकि हैव का यूज़ किया गया है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट टेंस में होता है, तो इसे परफेक्ट टेंस वाले टेबल में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दे विल बी कमिंग सून। विल बी कमिंग ING लगा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये टेबल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के टेबल में जाएगा। अब एक्टिविटी 9, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड बाय यूजिंग द प्रीफिक्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आपको नीचे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक वर्ड को उन्होंने अंडरलाइन किया गया है। हमें इस वर्ड का एंटोनिम्स बनाना है और ऐसे बनाना है कि नीचे जो हेल्प बॉक्स में प्रीफिक्स दिए गए हैं उन प्रीफिक्स का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस में मार्क किए गए वर्ड को ऑपोजिट करना है। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, शब्द के पहले लगने वाले शब्दों को प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे वर्ड है डिस, अन, इम, इल, ये शब्दों का यूज़ करके हमें एज अ प्रीफिक्स इनको ऑपोजिट बनाना है। तो पहला सेंटेंस है इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम टू लिफ्ट द
चेयर। यहाँ पे पॉसिबल को प्रीफिक्स लगा के हमें इम्पॉसिबल कर दिया, आई एम जोड़ दिया तो इम्पॉसिबल हो गया ऑपोजिट। नेक्स्ट है हिज हैंड राइटिंग इज लेजिबल। लेजिबल में इल जोड़ दिया तो वो बन गया इलेजिबल, ऑपोजिट बन गया। नेक्स्ट है रीजनेबल, इसमें अन यूज़ किया, अनरीजनेबल हो गया, ये हो गया ऑपोजिट। नेक्स्ट है ही बिलीव्स इन हिज फ्रेंड, इसमें बिलीव्स के साथ डिस जोड़ दिया तो वो ऑपोजिट बन गया। तो इस तरीके से एक्टिविटी 9 कंप्लीट। अच्छा, एक्टिविटी 10, राइट स्टोरी इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। यहाँ पे 80 वर्ड्स में नीचे दिए गए हिंट्स को यूज़ करते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है। टू फ्रेंड्स पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, मैं पढ़ रही हूँ हिंट्स को, ध्यान देंगे। दो दोस्त एक जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। अ बियर केम, एक भालू आया। वन फ्रेंड क्लाइम्ड अ ट्री, दो दोस्त जा रहे थे, एक दोस्त झट से पेड़ पे चढ़ गया। द अदर फ्रेंड कुड नॉट क्लाइम द ट्री, दूसरे दोस्त को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था। हेल्पलेस, वो बुरी तरीके से, उसको मदद करने वाला कोई नहीं था उसका। ले डाउन लाइक अ डेड मैन, और फिर वो जब उसने देखा कि उसका मदद करने के लिए कोई नहीं था तो वो ज़मीन पे लेट जाता है। बियर केम नियर द मैन, वो बियर उस लेटे हुए इंसान के पास आता है। थॉट ही वॉज डेड, वेंट अवे, और फिर वो उसे सूंघने लगता है और देखता है कि शायद ये मर चुका है और फिर वो वापस चला जाता है। तो इन हिंट्स को यूज़ करते हुए आप स्टोरी लिखेंगे। 80 वर्ड्स के अंदर आपका वर्ड लिमिट है। इस स्टोरी का एक पर्टिकुलर नाम भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं है नाम देने के लिए, लेकिन आप देंगे, क्योंकि कोई भी स्टोरी जब तक किसी का नाम ना हो वो स्टोरी क्या उसको आप क्या बोल के आइडेंटिफाई करोगे। तो इसीलिए चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो या चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, आप लोग उसे एक टॉपिक, एक टाइटल दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 10B। सपोज यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ पीस ऑफ गुड न्यूज़। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ वेटिंग। अब मान लो आप घर पे हैं और आप एक गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप 80 वर्ड्स में लिखेंगे एक पैराग्राफ जिसमें आप बताएंगे कि आपका ये जो एक्सपीरियंस ऑफ वेटिंग कैसा रहा, क्या किया, कैसे किया। उसके लिए आपको नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इन हिंट्स का यूज़ करना है आपको। सबसे पहले द न्यूज़ यू वेटेड फॉर, कौन सी अच्छी खबर जिसका आप वेट कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है। देन व्हाट यू डिड वाइल वेटिंग, वेट करते करते तुमने क्या किया उसके बारे में लिखना है। वेदर द न्यूज़ हैड कम, योर फीलिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्या वो न्यूज़ सच में आई आपके लिए, और फिर उसके बाद अगर आई तो आपकी क्या फीलिंग्स थे। तो ये है आपका टॉपिक। इसमें आप पैराग्राफ लिखेंगे 80 वर्ड्स में और इस टॉपिक का एक नाम भी देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5, 6 और एक्टिविटी 7 क्वेश्चंस जो थे बुक के, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो आप लोग बुक से पहले क्वेश्चन देख के लिख लेंगे और उसके बाद फिर इस आंसर्स को वहाँ पे देख देख के लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक्टिविटी आपका एक्टिविटी नंबर 10A और 10B ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा। जब स्कूल खुलेगा तो मैं सब चेक करूँगी सभी लोगों का, और अभी आप जो मैंने नोट्स दिए हैं, वर्ड मीनिंग दिए हैं, एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है, ये सब आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। जब स्कूल खुलेगा तो मैं जो भी होमवर्क दे रही हूँ वो सब मैं उस समय चेक करूँगी और फिर क्लास में डिस्कस भी करेंगे। जिसका सबसे अच्छा होगा उसका बोर्ड पे भी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो फिर अगले बार मैं फिर नया चैप्टर दूँगी, तब तक आप इसे लिख लो, अच्छे से रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो, याद कर लो।
तो फिर अब चलते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।